रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम नोएडा डे पर, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी जी। मैं रितु माहेश्वरी जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं और नोएडा के स्थापना दिवस पर उन्हें बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपको लगभग 2019 में आप आए थे और नोएडा शहर को स्वच्छता के मामले में प्रदेश में सिरमौर बनाने के बाद आपने कई नई प्रोजेक्टों पर कार्य शुरू किया है। तो क्या नए लक्ष्य हैं आपके, और जो कार्य शुरू किए हैं वो क्या हैं? हमारे श्रोताओं को ये जानकारी शेयर कीजिए। जी, नोएडा ने पिछले 3-4 वर्षों में बहुत सारे नए कार्य और नए प्रोजेक्ट नोएडा के रेजिडेंट्स को दिए हैं जी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तरक्की हासिल की है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग 4 वर्ष पूर्व 350वें पायदान पर थे और पिछले वर्ष हम लोग अपने श्रेणी में नंबर 1 पायदान पर पूरे कंट्री में थे जी। और उस जर्नी में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा सुधार और बहुत सारा एटीट्यूड चेंज गवर्नमेंट मशीनरी और सिटीजन दोनों तरफ से हुआ है, जिस वजह से ये लक्ष्य हासिल हो पाए। और अभी हम लोग को और आगे जाना है जी। तो शहर को साफ और स्वच्छ बनाने की दिशा में पहले तो बहुत सारे प्रोजेक्ट किए गए हैं। वेस्ट को कलेक्शन के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाए गए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए साइंटिफिक मैकेनिज्म किया गया, मॉनिटरिंग उसकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की जा रही है। बहुत सारे टॉयलेट्स ODF++ की दिशा में, जनरल टॉयलेट्स, पिंक टॉयलेट्स बहुत सारे सिटी में बनाए गए हैं। तो इन सब चीजों को एक तो आगे बढ़ाने का हम लोगों का प्लान है जी। ताकि अभी हम लोग फिर भी कुछ मानक हैं जिसमें अभी हम लोग को और आगे करना है। हम लोग का वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू CNG, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग वेस्ट को और बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज है जिसको हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। दूसरा, वेस्ट सेग्रीगेशन में हम लोग को और काम करना है। तीसरा, हम लोग को अपने रवैये, हमारा जो फील्ड स्टाफ है उसकी प्रेजेंस, उसकी पंक्चुअलिटी पे काम करना है। साथ ही जो सिटीजन्स का इंटरेक्शन है एज अ सिविल सोसाइटी, जैसे लिटरिंग नहीं करना, प्लास्टिक का यूज नहीं करना, स्पिटिंग नहीं करना, इन सभी चीजों में अभी हम लोगों को सुधार करने की जरूरत है जी। जहाँ तक अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स की बात है, नोएडा 1976 से लेके आज तक जो हमारा नोएडा है उसमें काफी विकास हुआ है और लगभग हम लोग 12-13 हजार हेक्टेयर एरिया को डेवलप कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ सेक्टर्स जो एक्सप्रेसवे के अराउंड का एरिया बचा है उसको छोड़ दें तो लगभग नोएडा सैचुरेट हो चुका है। इसी के दृष्टिगत लगभग 80 गांव बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा से नोएडा एरिया में नोटिफाई किए गए हैं। तो आने वाले साल में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उसका मास्टर प्लान प्रिपेयर करना, उसका मोड ऑफ डेवलपमेंट प्रिपेयर करना। तो ये एक बड़ी चुनौती है जो आगे आने वाले नोएडा की दिशा तय करेगी। दूसरा, शहर में ऑलरेडी हम देखते हैं कि रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस का एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा नेटवर्क है जो सिटी की बाकी शहरों से कनेक्टिविटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जो अपना रोल निभाता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी 2-3 फ्लाईओवर्स, 3-4 जगह अंडरपासेस और बना रहे हैं। तो टारगेट है कि इन प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग समयबद्ध तरीके से और क्वालिटेटिवली पूरा करें, ताकि जहां अभी भी हमारे जो फ्यूचर डेवलपिंग एरियाज हैं, जहां ट्रैफिक का इशू आने लगा है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उनकी नीड्स को हम लोग मीट आउट कर पाए। ग्रीनरी में हम लोग काफी काम कर रहे हैं। प्लांटेशन लगातार जो टारगेटेड रहता है उसको हम ओवर अचीव करते हैं, तो नए पार्क डेवलप कर रहे हैं। नोएडा को हम लोग सिटी ऑफ वेटलैंड्स की तरफ लेके जा रहे हैं। जो हमारे पुराने एरियाज थे जहाँ कभी कूड़े पड़ते थे, उनको हम लोगों ने वेटलैंड में कन्वर्ट करना शुरू किया है। साथ ही इन सीटू वेटलैंड का प्रोजेक्ट हम लोग NGT के गाइडेंस में कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे बड़े ड्रेन्स हैं उनमें अंदर ही वेटलैंड के का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए ताकि सेल्फ क्लीनिंग हो। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है ये सिटी का लैंडस्केप आगे आने वाले समय में चेंज करेंगे। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो एक तरफ हमारे यमुना नदी है, एक तरफ हिंडन नदी है,
दो नदियों के बीच में बसा हुआ ये शहर है और यहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो संकट है उसको लेके लोग चिंतित भी हैं। और आप लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि 300 मीटर से ऊपर के प्लॉट पर बाकायदा सबको वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। तो इस तरह के इसको एक अभियान के रूप में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा भूजल बचा रह सके, हमारी धरोहर सुरक्षित रह सके? जी देखिए, प्लानिंग नॉर्म्स में हम लोग इसको कुछ साल पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और जब हम लोग मैप्स अप्रूव करते हैं या कंप्लीशन अप्रूव करते हैं उस टाइम हम लोग इसको चेक करते हैं। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि लोग इसको एक बार तो कर लेते हैं लेकिन उसको ना तो वो मेंटेन करते हैं। तो जो एक्चुअली हार्वेस्टिंग होनी चाहिए हाउस होल्ड लेवल पे या फिर ग्रुप हाउसिंग लेवल पे, कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। समय समय पे हम लोग कैंपेन चला के जो रुकी हुई इस तरह की हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जहाँ पे लगे हुए हैं उनको हम लोग चेक करा के उसको एक्टिवेट भी कराते हैं। लेकिन वो बिकॉज इतनी मशीनरी गवर्नमेंट में नहीं रहती है कि हम लोग हर आदमी पे हर समय नजर रख पाए, तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों को भी सेंसिटाइज और होने की जरूरत है और प्राधिकरण को भी और सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और ग्राउंड वाटर इसमें कोई शक नहीं है, लगातार गिरता जा रहा है। हम लोग खुद देखते हैं हमारे पार्क्स में कई बोरिंग फेल हो गई हैं, वो हमें दोबारा करानी पड़ रही है। तो ये एक मैसिव कैंपेन हम लोग को मिलके सिविक सोसाइटी के साथ चलाना होगा एंड डेफिनेटली इसमें मतलब हर फोरम की सपोर्ट की भी हम लोग को जरूरत होगी। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन भी रिक्वायर्ड होंगी जिससे इसको हम लोग और ज्यादा बढ़ावा दे सकें। मैडम, आपने जो अभी तक जैसे ग्रुप हाउसिंग के या बड़े बिल्डरों को जो प्लॉट आवंटित किए थे उनमें कहीं कहीं एरिया ये था कि ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मौके पे कभी कभी देखा गया कि ग्रीन एरिया को लोग दूसरे तरीके से एनक्रोच कर लेते हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी शायद आपने कुछ दिन पहले अभियान चलाया था, तो उसको अगर कारगर तरीके से चलाने के लिए क्या आपकी तरफ से प्लानिंग की गई है? देखिए, हर सोसाइटी का जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है या जो कंप्लीशन अप्रूवल है उसमें निर्धारित मानक हैं ग्रीन एरिया के और वो पहले तो मैप अप्रूवल के वक्त और फिर कंप्लीशन के वक्त हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि वो मानक पूरे हैं। कई जगह डेविएशन या कंप्लीशन से पहले या कई बार कंप्लीशन लेने के बाद कर दिए जाते हैं, तो उसको रेंडमली हम लोग चेक करते हैं या कंप्लेन बेसिस पे चेक करते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने पहले कहा हर जगह कंप्लीशन होने तक तो अथॉरिटी का मैंडेट और उसका लगातार वॉच रहती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उसको मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी जहाँ भी हम लोग को वायलेशन जैसे मिले हैं, हम लोगों ने लास्ट ईयर एंड में हम लोगों ने सारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का कैंपेन चला के चेक भी किया था और कोई वायलेशन एक आध जगह छोड़ के हम लोग को ग्रीन एरिया का कहीं मिला नहीं था। तो ये लगातार हम लोग प्रयास करते हैं, पहला तो कि हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनका वायलेशन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ना हो, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी अगर कहीं शिकायत मिलती है तो फिर उसको लगातार हम लोग मॉनिटर करके फिर उसको एनफोर्स करते हैं। अभी आपने मैडम जो शहर के जो नाले हैं, ओपन नाले हैं, उनको साफ रखने के लिए कुछ उपाय किए थे और शायद उस पर अभी कुछ काम चल रहा है, तो उसके लिए क्या विशेष रूप से आप लोगों की तरफ से प्रयास किए गए? देखिए, जो ड्रेन्स हैं उनके लिए हम लोग हर साल ड्रेन क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्रयास करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से ही क्लीनिंग हो। अब उसकी हर 15 दिन पे मॉनिटरिंग मेरे स्तर पे होती है, उसमें ड्रोन इमेजरी हम लोग कैप्चर करते हैं जिससे क्लैरिटी रहे कि क्या वाकई में सफाई हुई है नहीं हुई है। उसको हम लोगों ने पेमेंट से लिंक कर दिया है। तो पहला तो यही प्रोसेस है रेगुलर क्लीनिंग का। दूसरा, जैसा मैंने बताया, जो बड़े हमारे जो सिंचाई विभाग के ड्रेन्स हैं उसमें हम लोग 5-6 जगह इन सिटू वेटलैंड बना रहे हैं जिसमें उसको स्ट्रेंथनिंग है, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाएंगे, कुछ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स डाले जाएंगे जिससे थोड़ा क्लीनिंग स्पीड अप होगी। तीसरा, यहाँ पे सिटी में जनरली ये कंप्लेन भी आती है कि बहुत कई जगह ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ फ्यूम्स आती हैं और गंदी स्मेल आती है, तो उसको भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स चिन्हित किए हैं। यद्यपि एनजीटी की तरफ से डायरेक्शन रहती है कि ड्रेन क्लीनिंग स्ट्रिक्टली एनफोर्स होनी चाहिए, इसलिए कवर मिनिमम किया जाए, लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई करके जहां रिक्वायर्ड था उनको कवर करना भी शुरू किया है। तो यही 3 pronged अप्रोच हम लोग ड्रेन क्लीनिंग के लिए अपना रहे हैं। मैडम, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपकी नज़र में है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शहर के लिए
यहाँ पर आपने बस सेवा शुरू की थी, लेकिन उससे पहले एक डीटीसी बस सेवा यहाँ चलती है ऑलरेडी, जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने उनको डीटीसी डिपो दिया था, और उसी के लिए क्योंकि दिल्ली पैटर्न पर वो चलना था, दिल्ली का रेट था, सब कुछ था, लेकिन डीटीसी की बसों को एक्सटेंशन का मौका या रिव्यू का मौका शायद नहीं मिल पाया है। जहाँ तक बसें चलती हैं उनके नए रूट तय हो सकते हैं, उनके आगे के रूट तय हो सकते हैं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बसों के जो नए सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं उस पर भी कुछ विचार चल रहा है क्या? ये डीटीसी का एक्सटेंशन वाला मुद्दा इधर हाल फिलहाल में मेरे समक्ष नहीं आया है जी, और ये रोडवेज वाले देखते हैं, इसमें हम लोगों का अभी इंटरफेस कोई फिलहाल नहीं है जी। नोएडा ने कुछ साल पहले एक सिटी बस सेवा नोएडा से ग्रेटर नोएडा और विभिन्न सेक्टर्स के लिए शुरू की थी, लेकिन वो समाव जिस पर्पस से शुरू की गई थी वो अचीव नहीं हो पाया। रादर वो लगातार मतलब पब्लिक मनी का उसमें लॉस देखा गया और उसमें बहुत सारी वॉयलेशंस मिली, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ा। जी। तो अब बेहतर सिटी कनेक्टिविटी के लिए हम लोग छोटी बसेस का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो मेट्रो एंड अदरवाइज इंट्रा सिटी कनेक्टिविटी के लिए बेहतर जो काम कर पाएंगे। तो उस पे हम लोग एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और उम्मीद है उसको जल्दी हम लोग फ्लोट करेंगे, टेंडर के माध्यम से उसमें नई एजेंसी लाएंगे जी। साथ ही मेट्रो कनेक्टिविटी हम लोग शहर में बेहतर देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। नोएडा से ग्रेटर नोएडा का पहला लिंक चालू हो चुका है 2 साल पहले। अब इसका एक्सटेंशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी फाइनल अप्रूवल स्टेजेस में, और मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में इस पे भी हम लोग काम शुरू कर पाएंगे। 2 और प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी लिंक्स हैं, बोटानिकल गार्डन का है और ग्रेटर नोएडा का बुराकी वाला है जी। तो उनकी भी डीपीआर आ चुकी है। तो अब ये 3 मेट्रो लिंक्स हैं जो आने वाले 5 सालों में हम लोग प्रयास करेंगे कि विभिन्न स्टेजेस पर और फाइनेंशियल क्लियरेंसेस और बजट जैसे जैसे अरेंज होते जाएंगे इनको बढ़ाएंगे हम। अभी जो ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है, अभी आपने एक सेक्टर 82 में बहुत शानदार एक बस अड्डा बनाया है और उस बस अड्डे को अभी शायद दिया जाना है, उसकी क्या प्रक्रिया है? और जो सेक्टर 35 में जो पुराना बस अड्डा है उसकी स्थिति शहर के स्टैंडर्ड के हिसाब से उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, उस पर भी क्या कभी मंथन हुआ है मैडम? नहीं, देखिए जो बस अड्डा पुराना है वो बना के रोडवेज वाले अब चला रहे हैं, उनको हैंडेड ओवर। जो नया बस टर्मिनल है उसका हैंडओवर के लिए हमने ऑलरेडी लिख दिया है। उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रुख नहीं आया, लेकिन हाल फिलहाल में दोबारा लिखा गया है। तो अब कुछ उसमें प्रोग्रेस आगे बढ़ी है। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि उनको भी उसको चलाने के लिए नया बजट और क्या वो किस तरह की सर्विसेज वहाँ से ऑपरेट करेंगे, तो उस पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना ओपिनियन ले रहा है गवर्नमेंट में। तो उसके बाद वो उसको हैंडओवर ले लेंगे, टर्मिनल बनके तैयार है। तो यही अथॉरिटी का देखिए यही रोल रहता है कि जो प्लान एसेट्स हैं उनको प्लान करके बना के डिपार्टमेंट को दे दे, और यहाँ नोएडा अथॉरिटी ने हमेशा वो रोल निभाया है। नया टर्मिनल जरूरत लग रही थी तो उसको बना दिया है, लेकिन अब वो बेसिकली चलाने का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है जी। तो वो प्रक्रिया धीमी है। आपने मैडम कई ऐप तैयार किए हैं जो सिटीजन चार्टर के हिसाब से आम आदमी को सुविधाजनक हैं और उनको आपके कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े, उनमें कई प्रयास किए हैं, वो हमारे श्रोताओं के साथ जानकारी थोड़ी शेयर कीजिएगा। देखिए, हमारा सिटीजन का सबसे बेसिक इंटरफेस है हमारी जो प्रॉपर्टीज की सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रांसफर है, लीज डीड है, मॉर्गेज परमिशन है, एनडीसी है, तो इस तरह की बहुत सारी सेवाएं हैं जी। हर डिपार्टमेंट की वो सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं, और उसमें रादर बात किया गया है कि पब्लिक को ऑफिस में एंट्री सेक्शन लेवल पे उसमें ना अलाउ की जाए और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहे, ताकि फिर उसमें शिकायतें ना आए। इसी दृष्टिगत एक जन सुविधा केंद्र भी फ्री में बनाया गया है हमारा इंदिरा गांधी जो ऑडिटोरियम है उसके परिसर में, जिसमें लोग जो खुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते वो वहाँ आके अप्लाई कराएं, और फिर डेज फिक्स किए गए हैं हर सर्विस के। कुछ डिलेज होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, बहुत एप्लीकेशंस आती हैं, स्टाफ प्रोपोर्शनेटली कम है, लेकिन फिर भी उस सॉफ्टवेयर को PIMS के नाम से जो चलता है, मैं पर्सनली भी मॉनिटर करती हूँ, सारे सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर करते हैं। तो पहला इंटरफेस तो वही था जिसको अब हम लोगों ने लगभग 2 साल से पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है और काफी हद तक अब वो स्ट्रीमलाइन हो गया है। दूसरा, इसके अलावा हम लोगों की वेबसाइट है जिसपे लगातार हम लोग अपडेट देते हैं। हमारी टेंडर्स की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है और उसको और इम्प्रूव करते हुए
प्रहरी सॉफ्टवेयर है, हम लोगों ने अपनाया है, जिसपे अब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो वो दैट विल बी और फर्दर एडवांसमेंट। जो ई टेंडर्स में हम लोग को समय लगता है, उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। इसके अलावा जितनी हमारी म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, चाहे पब्लिक सैनिटेशन है, वो सारा हमने IEEE ओपन किया है। सारी कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस और सारी सर्विसेज की मॉनिटरिंग उसके माध्यम से होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने सारी लाइट LED में कन्वर्ट कर दिए। उसके लिए ऑलरेडी हमारी जो कंपनी जिसने इम्प्लीमेंट किया, टाटा पावर, तो उनके सहयोग से एक ऐप बनाया हुआ है जिसपे उसकी ग्रीवेंसेस आती हैं। जल विभाग है, उसका अपना एक टोल फ्री नंबर है जो जब सब जगह सर्कुलेटेड है, तो उसके माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। तो जितनी भी हमारी म्युनिसिपल सर्विसेज है, हमारी प्रॉपर्टी सर्विसेज है, वो सभी ऑनलाइन हो चुकी हैं। प्लानिंग पर्सपेक्टिव से हमारा मैप का अप्रूवल और कंप्लीशन वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज कभी कभार आते हैं, जैसे जो बड़े मैप्स हैं या फिर जो ग्रुप हाउसिंग के मैप्स हैं, उसमें अभी कुछ गैप्स हैं। लेकिन जो छोटी प्रॉपर्टीज के मैप्स हैं या कंप्लीशन है, वो पूरी तरह से ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। तो ये सारे इंटरफेस है, और भी बहुत सारे इंटरफेस है हमारा, जैसे डॉग्स का रजिस्ट्रेशन का है, विभिन्न अगर कहीं हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने लॉन्च किया पार्किंग के लिए, हम लोगों ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कि घर बैठे आदमी पार्किंग की ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है, जिससे वहां जाके वेट ना करना पड़े। और उसमें अब हम सरफेस पार्किंग ऐड करने वाले हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरफेस है। ERP हमने लागू कर दिया है, जिससे हमारी जो फाइनेंस में जो डिलेज होते हैं वो ना हो, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए। तो सभी सॉफ्टवेयर लगभग हमने काफी लागू किए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट में, क्योंकि एक संस्था है जो काफी सालों से मैनुअल ढर्रे पे काम कर रही थी, तो कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है उसको भी स्टेबलाइज होने में 2 से 3 साल लगते हैं। तो वो स्टेबलाइजेशन सभी सॉफ्टवेयर का चल रहा है, और जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं डेली वर्किंग में, उससे हम उसको और बेहतर कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल लास्ट है कि नोएडा का स्थापना दिवस है, आप कुछ विशेष प्रोजेक्टों की शुरुआत भी करने जा रही हैं, कुछ का शायद उद्घाटन भी, लोकार्पण भी होने जा रहा है, और 2 प्रोजेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें आपने सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए, जैसे शायद नोएडा हैबिटेट सेंटर बना रहे हैं, और आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी कोई योजना बनाई है। जी, कल हम लोग का स्थापना दिवस है, तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स तो नहीं, लेकिन जितने प्रोजेक्ट्स हम लोग इधर क्लोज कर पाए हैं छोटे, और जो थोड़े मतलब छोटे हैं लेकिन नंबर में काफी प्रोजेक्ट्स हैं, तो लगभग 100-125 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी तो कल हम लोग शिलान्यास और लोकार्पण करा रहे हैं। जी। साथ ही हम लोग एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमेशा से कमी रही है कि हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज या ड्रामा को बहुत ज्यादा हम लोग समय और स्पेस नहीं दे पाए हैं। तो उसी के दृष्टिगत, और अब हम लोग के बहुत सारे वेन्यूज, ऑडिटोरियम्स बन गए हैं, ओपन एयर थिएटर्स बन गए हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी दृष्टिगत मैंने टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजा था, उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए 1 साल के लिए कुछ बजट भी एलोकेट कर दिया है, जिसमें उनके आर्टिस्ट रहा करेंगे, उनको ऑनरेरियम वो देंगे, और नोएडा अथॉरिटी को लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्टेज सपोर्ट देना होगा। तो उस टाइप को आगे बढ़ाते हुए हम लोग तरंग नोएडा के नाम से एक कल्चरल फेस्टिवल हर महीने ऑर्गेनाइज किया करेंगे, जिसका शुरुआत हम लोग नोएडा डे पे कल कर रहे हैं, और उसमें ड्रामा और आर्ट फॉर्म्स, डांस, म्यूजिक सबको इनकरेज करेंगे। और 2 दिवसीय ड्रामा फेस्टिवल इस बार हम लोग करा रहे हैं, वो आज और कल है। और जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो कल और परसों रहेंगे। तो इसी तरह अगले महीने मई जून, तो जो 6 महीने का कैलेंडर जो कल्चर डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, उसको भी हम लोग कल रिलीज करेंगे। जी। और नोएडा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं आज के दिन? नोएडा वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि 1976 से लेके आज तक आपके शहर नोएडा ने, नोएडा प्राधिकरण, गवर्नमेंट और आप सबके सहयोग से शहर ने बहुत तरक्की की है, और निश्चय ही यूपी का सबसे प्रगतिशील, सबसे विकसित शहर बनके उभरा है। बहुत सारी कमियां रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कमियों से हमने आगे सीखा ही है, सुधारने की चेष्टा की है। लेकिन नोएडा को अगर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, उत्तर प्रदेश के हॉरिजॉन से आगे निकल के एक नेशनल आइडेंटिटी और बेहतर हासिल करनी है, तो उसमें
सिटीजन सपोर्ट और सिटीजन पार्टिसिपेशन और चाहिए होगा, और अपने शहर नोएडा को हमें अपना शहर मानते हुए ओनरशिप लेनी होगी गवर्नमेंट के साथ, और रेगुलर इंटरेक्शन और सपोर्ट देना होगा, जिससे हमारा शहर देश का एक बहुत ही डेवलप्ड, विकसित, साफ स्वच्छ शहर बन के निकले। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की और नोएडा स्थापना दिवस से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में और साथ ही जो चल रही प्रोजेक्टों के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीतू जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्कार। नमस्कार।